कि ये देश की सरकार आरएसएस के द्वारा चल रही है, ये देश की सरकार हिंदुत्ववादी के द्वारा चल रही है। और तुम खेरोदाई का थाना बनाओ, बड़े देव का थाना बनाओ, यहाँ पे मुस्लिमों की मस्जिद बनाओ, यहाँ पे क्रिश्चियनों का गिरजाघर बनाओ, तब जाके समानता की बात करो। लेकिन यहीं पे पक्षपात दिख रहा है, हमें साफ नजर आ रहा है। रूल्स रेगुलेशंस बाय ट्राइबल ऑफ इंडिया, वी आर ओनर ऑफ दिस लैंड, नॉट द वर्कर ऑफ दिस लैंड। जितने भी शहर में रहने वाले, मेट्रो सिटी में रहने वाले, भोपाल में रहने वाले हमारे विधायक, सांसद, मंत्री महोदय, इसके साथ साथ में हमारे आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, तहसीलदार और तमाम हमारे शासकीय कर्मचारी, अधिकारी भाई जो खुली हवा में, बड़े एसी के आराम में, और मेरा आग्रह निवेदन है कि सब लोग थोड़ा सा शांत रहे तो मैं अपनी बात को आराम से कर सकूं। थोड़ा देर मेरी बात को सुन लें। तो ऐसे हमारे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी जो भोपाल की राजधानी में रहते हुए एसी कार्यालय में रहकर जो है बड़े अच्छी ठंडी हवा खाते हैं, लेकिन पेट जनाब ठंडी हवा से भरता नहीं है। लेकिन पेट जनाब आपके कड़े कड़े नोटों से और खनकते हुए सिक्कों से आपका पेट भरता नहीं है। पेट भरने के लिए चाहिए अनाज, और वो अनाज उगाता है हमारे गांव का किसान। इसीलिए इस भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था कि जय जवान जय किसान। उन्हीं किसानों की याद जो है, जल और जंगल जमीन पे लगातार कब्जा किया जा रहा है। उन्हीं किसानों के जो आदिवासी, आदिम जनजाति समुदाय है, जो पूरे देश को, पूरे विश्व को जल से लेकर जमीन तक जीने का सहारा बनाया। ऐसे 195 देशों ने मिलकर उन जनजातियों की जल, जंगल, जमीन और उनकी पारंपरिक सांस्कृतिक व्यवस्था को देखते हुए पूरे विश्व में हो रहे ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए 1995 में विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड इंडिजीनियस ऑफ द डे बनाया। आज भारत की सरकार, इस मध्य प्रदेश की सरकार उन्हीं आदिवासी क्षेत्रों में जो इस देश का 97% जनजाति होती थी, यदि वर्ण व्यवस्था की बात करूं तो मुख से कहते हैं कि ब्राह्मण निकला, कंधे से बोलते हैं कि क्षत्रिय निकला, उधर से बोलते हैं कि वैश्य निकला, और पैर से बोलते हैं कि शूद्र निकला। तो इस देश में रहने वाला एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी मूल में शूद्र है, मूल में शूद्र है। जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान गठन हुआ, तब इनको 3 जातियों में बांटा गया, 3 अलग अलग वर्गों में बांटा गया। पहला वर्ग 340 के तहत ओबीसी में बांटा गया। कहाँ बांटा गया? ओबीसी में। उनका घर का मोहल्ला कौन सा है? 340। और 340 के तहत 335 मतलब 3500 ऐसे कहाँ बांटे? कमरों में बांट दिए कि आज ओबीसी जो है 335 जातियों में बटा हुआ है। ठीक उसी तरह एससी समुदाय का भी मोहल्ला जो है भारतीय संविधान में अलग बना दिया गया। 341 के तहत एससी समुदाय का मोहल्ला बना दिया गया, और उस एससी समुदाय के मोहल्ले में लगभग 1500 घर बना दिए कि अलग अलग एससीओं के अलग अलग घर हैं, बेटा तुम कुछ भी कर लो, एक नहीं हो सकती। और उसी कड़ी में तोड़ने के लिए अनुसूचित जनजातियों के 342 के तहत जो है अलग एक मोहल्ला बना दिया, और उस मोहल्ले में जो है तकरीबन 750, 850, 750 जो है अलग अलग घर बना दिए। हमें ये दीवारों को तोड़ना होगा, ये अलग अलग मोहल्लों को तोड़ के एक होना पड़ेगा, क्योंकि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, और ये राजनीतिक षड्यंत्र करते हुए हमारे जल, जंगल, जमीन में कब्जा करते हुए 87% खनिज कमाकर इस देश को चला रहे हमारे भारत और मध्य प्रदेश की जो सरकारें हैं, उनके कान में जो है मट्टी तेल डाल के आग लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि ना उनको संविधान पढ़ना आता है, ना उनको इस देश के रूल्स रेगुलेशंस पढ़ने आते हैं। चाहे वो एसडीएम की बात करूं, चाहे तहसीलदार की बात करूं, ये महज एक क्या है? कर्मचारी हैं। क्या है? कर्मचारी हैं। ये सोशल वर्कर्स हैं, सेवा के सेवा वाले हैं।
हम उनकी अनाज उगाकर उनके प्राणों की रक्षा करते हैं और हमारे रक्षा करने के लिए उन्हें जो है नियम कानून बनाकर हमारे भारतीय संविधान के हक अधिकार, हमारे राइट्स, हमारे गैर कानूनी, हमारे कानूनी हर एक व्यवस्थाओं के लिए, प्रावधान के लिए उनको क्या दिया गया है? जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी के परे जाकर काम कर रहे हैं, ये अपने जवाबदेही के परे जाकर जो है काम कर रहे हैं। पहले इन्हें भारतीय संविधान के आर्टिकल्स पढ़ने होंगे। मैं बोलता हूं, राधे श्याम का कोडिया चैलेंज करता हूं, चाहे इस देश का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, चाहे इस देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, चाहे इस देश का जो है मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, चाहे इस देश का IAS ऑफिसर ही क्यों ना हो, राधे श्याम का कोडिया चैलेंज करता है कि आप आओ संविधान में डिबेट करो, आप आओ जनजातियों की रूढ़ी प्रथा में डिबेट करो, आप प्रूव करो कि आप कैसे इनकी जमीनों को ले सकते हैं। इस देश में दो कानून कैसे हो सकते हैं जब भारतीय संविधान में मूल अधिकार 13(3) में रूढ़ी प्रथा को विधि का बल दिया और भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 14 में बोलता है समता मतलब समानता का अधिकार। तो ये कैसी समानता है? हिंदुओं के लिए तुमने 500 साल पुराना राम मंदिर के लिए 22,000 करोड़ रुपए दे दिया कि नहीं साथियों? और हमारे नार में जो सदियों से बनी आई हमारे पुरखों की व्यवस्था, खेरोदाई को आप जो है मान सम्मान नहीं दे रहे हो। मैं पूछना चाहूंगा SDM महोदय से, आप उठाइए अपने राजस्व का रिकॉर्ड और बताइए कि हमारी नार की खेरोदाई कितने साल से स्थापित है, तो आपका डाटा खत्म हो जाएगा। तो हम कैसे हमारे गांव से हमारी खेरोदाई को छोड़ के जा सकते हैं, मेड़ोदाई को छोड़ के जा सकते हैं, पनघट पनिहारन दाई को छोड़ के जा सकते हैं? कैसे जा सकते हैं? और इसके साथ साथ जो भारतीय संविधान में हमको अधिकार दिया है, उन अधिकारों को भी आप जो है उल्लंघन कर रहे हैं। मैं आपको अवगत करा दूं, यहाँ पे मेरे हिंदू भाई भी बैठे होंगे, यहाँ पे मेरे मुस्लिम भाई भी सुन रहे होंगे, यहाँ पे मेरे जो है माइनॉरिटी भाई भी सुन रहे होंगे। उन सबके कानों में एक बात डालना चाहता हूँ, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मतलब गोंडों की पार्टी नहीं होती है, वो एक भूभाग का नाम है और जिस भूभाग में रह रहे हैं वो कौन सा भूभाग है? गोंडवाना भूभाग है। और उसी गोंडवाना भूभाग में भारतीय संविधान में भाग 10 5वीं और 6वीं अनुसूची का उल्लेख करता है और 5वीं अनुसूची का उल्लेख करता है कि जिस क्षेत्र में आदिवासियों की जनसंख्या ज्यादा है वहां पे उनका स्वशासन है। और 19(5) और 19(6) ये तय करता है कि उस क्षेत्र में जो है गैर जनजाति के लोग उस क्षेत्र में बगैर आदिवासियों के अनुमति और आज्ञा के, बगैर उनकी ग्राम सभा के परमिशन के उस क्षेत्र में निवास और व्यापार नहीं कर सकते। जानते हैं आप लोग इस विषय को? समर्थन करते हैं तो दोनों हाथ खड़ा करके ताली बजाओ, समर्थन करते हैं। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, ये कार्यालय तहसीलदार, कार्यालय दंडाधिकारी, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, दंडाधिकारी सहपुरा 5वीं अनुसूची क्षेत्र है 244 के तहत, और जहां मैं खड़ा हूं वहां पे हनुमान जी का मंदिर बना है। तो समानता कहां गई? हमारे यहाँ पे बनाओ, तुम खेरोदाई का थाना बनाओ, बड़े देव का थाना बनाओ, यहाँ पे मुस्लिमों की मस्जिद बनाओ, यहाँ पे क्रिश्चियनों का गिरजाघर बनाओ, तब जाके समानता की बात करो। लेकिन यहीं पे पक्षपात दिख रहा है। हमें साफ नजर आ रहा है कि ये देश की सरकार RSS के द्वारा चल रही है, ये देश की सरकार हिंदुत्ववादी के द्वारा चल रही है, और ये देश की सरकार जो लगातार हिंदुस्तान हिंदुस्तान की बात करते हैं, सबसे पहले उनके ऊपर में FIR होनी चाहिए। क्यों FIR होनी चाहिए? मैं उसका कारण भी आपको स्पष्ट कर देता हूँ। राधे श्याम का कोडिया ना खोखली बात बोलता है, ना आधी अधूरी बात बोलता है। ये भारतीय संविधान है। क्या है? भारतीय संविधान। क्या है ये? भारतीय संविधान का भाग 1 क्या बोलता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या बोलता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और इस पे सीधा बोला है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का एक संघ होगा। तो कैसे ये हिंदुस्तान बोल के कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं, इस राष्ट्र को कैसे बांटने की बात करते हैं?
करते हैं कि नहीं? करते हैं। इस भारत को भारत अर्थात इंडिया बोल रहा है भाग एक। धड़ल्ले से दुश्मन लोग बोलते हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान। कौन सी क्लास में पढ़ के आए हो? कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हो? हाउ टेल यू योर यूनिवर्सिटी? हाउ टेल योर एजुकेशन? टेल मी योर कम्युनिकेशन फॉर मी। गिव यू माई क्वेश्चन, गिव यू माई आंसर। आई टॉक टू यू। बात करो मेरे से। कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो? कौन सा संविधान तुमने पढ़े हो? जो भारत देश का संविधान है, उस संविधान से आदिवासी अपने हक अधिकार के तहत जो है अपना जीवन यापन कर रहा है। और उसी संविधान के तहत जो है ये भी जरूरी है आज सोशल मीडिया। संविधान का संशोधन अधिनियम 2013 और 2013 की धारा 4 और धारा 41 ये बोलती है कि आदिवासियों का विस्थापन, उनके रीति नीति संस्कृति, उनका भौगोलिक सर्वेक्षण SIA रिपोर्ट के बाद ही क्या किया जा सकता है? विस्थापन के लिए मान्य किया जा सकता है। और इसके साथ साथ जब तक उस गांव की, उस नार की पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा जब तक ये निर्णय नहीं ले लेती कि हाँ हम यहाँ से विस्थापन होने के लिए तैयार हैं, तब जाके जो है कोई भी विस्थापन पॉलिसी बनेगी। ऐसा 2013 का कानून बोलता है ना। दूसरा चीज, सूचना का अधिकार। धारा 41 ये बोलती है कि कोई भी विस्थापन करने से पहले आपको उस विस्थापन की हर एक प्रक्रिया बतानी पड़ेगी। आपको उसके प्लस और माइनस बिंदु बताने पड़ेंगे कि इस योजना का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस योजना का आपके जल जंगल जमीन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तब जाके जो है आप किसी भी विस्थापन का क्या कर सकते हैं, किसी भी विस्थापन के लिए कानून बना सकते हैं। लेकिन अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी और टके शेर सीएम खाजा हो रहा है। वही सीएम अपने अध्यादेश में बोलता है कि लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए, किसी भी मंदिर मस्जिद में लाउड स्पीकर नहीं लगेगा। और अभी मैं देखा दुर्गा जी में ये बड़े बड़े डीजे बज रहे हैं, अभी देखा वो गणेश जी में ये बड़े बड़े डीजे बज रहे हैं। कहाँ गया तुम्हारा कानून भाई? कहाँ गया कानून? आपका कानून कहाँ गया? अब इस देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट हैं। मैं जिस जजमेंट को आपको पढ़ के बता रहा हूँ, सुनना चाहेंगे? पहला जजमेंट है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जो वन अधिकार अधिनियम है 2006, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 3 विधायक जीतने के बाद में सदन में पहुंचकर आपको वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टा दिलवाया। उन्होंने सदन में पहुंचकर और विभिन्न राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों के साथ में कुछ बातें रखी थी। उसके तहत कानून बना कि पारंपरिक भूमि पर अधिकार प्रदान करता है किसको? आदिवासियों। किसको प्रदान करता है? आदिवासी। तो आदिवासी अपनी पारंपरिक ग्राम सभा बनाए कहाँ है? नहीं बनाए। दूसरा चीज, वृंदा ग्रुप बनाम भारत सरकार 2012, वृंदा ग्रुप भारत बनाम 2012, इस पे एक जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि आदिवासी लोग अपनी जमीन पर परंपरागत अधिकार रखते हैं। कैसा अधिकार रखते हैं? परंपरागत। लेकिन क्या तुमको खुद को परंपरा मालूम है? मालूम है क्या परंपरा? नहीं। तो तुम कैसे कोट करोगे कि हमारी परंपरागत क्या है, अधिकार है? तो तुमको भी पहले पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत ग्राम सभा बनानी पड़ेगी, उस पे अपने पारंपरिक अधिकारों को जानना होगा कि क्या अपने अधिकार हैं, तब इसके बाद देखना। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बोलता है लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा। और हाथ उठा के लोकसभा ना विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा। भाई तो हाथ लगवा लगेगा।
उठा अच्छे से, अरे दोनों हाथ उठा, दोनों हाथ उठा, दोनों उठा, उठा ना तो कहाँ सोचा था आगे पीछे। बोला लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा, लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, अरे हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, अरे पसनिया जमीन हमारी है नहीं किसी के बाप की, नहीं किसी के बाप की, अरे पसनिया बांध की जमीन हमारी है नहीं किसी के बाप की, अरे पसनिया बांध की जमीन हमारी है नहीं किसी के बाप की, हमारे बाप की है ना। हमारे है क्या सरकार के बाप की? सरकार का कोई बाप है? वो तो सौतेला बाप है। आज बीजेपी बैठी तो कल कांग्रेस बैठ जाएगी, कल कांग्रेस बैठी तो परसों गोंडवाना बैठ जाएगी, तो उसके बाप तो बदलते रहते हैं। लेकिन हमारी जमीन का बाप तो कौन है? हमारे पुरखे है कि नहीं पुरखे? तो ये बोलता है कि आदिवासी लोग अपनी जमीन पर परंपरागत अनुसार रखते हैं, है ना, अधिकार रखते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार के विस्थापन के बिना उनके अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। कौन बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। तो हम आज इतने देश के किसान, देश दुनिया को पालने वाले फक्कर फकीर लोग, भीख मांगने वाले, इनको लड़ना चाहिए यहाँ आके, है? तो ये भीख मांग मांग कर मंदिर में बैठ बैठ कर अपना जीवन यापन करते हैं और हम अपनी जमीन में सीना फाड़ के जो है सर का पसीना पैर में बहा के पैर का पसीना सर में लाकर जो है इन फक्कड़ भिखारियों का पेट भरते हैं कि नहीं? तो बड़ा कौन है? हम है कि ये है? तो गर्व से बोलो हम मालिक हैं, 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 मालिक है ना। तो जितने भी बैठे हो सुनने गौर से, राधे श्याम का थोड़ी यहाँ पे आया, जितनी FIR करना कर दो, जितने केस लगाना लगा दो, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। आज हमको हमारे घर से, हमारे जमीन से आप बेदखल कर दे रहे हो, हमारे गांव में आप बगैर परमिशन के घुस जाते हो और बगैर परमिशन के घुस के वहां पे तुम सर्वे करते हो, डैम बनाते हो। क्या ये अधिकार तुमको संविधान ने दिया है क्या? नहीं दिया ना। है? आज देश आजाद हुए 78 साल हो गए, इन आदिवासियों को जो यहाँ पे बैठे किसी को मूल अधिकार नहीं मालूम। जब जिनको अपना ही अधिकार नहीं मालूम तो वो क्या लड़ेगा? और किस लड़ाई की बात कर रहे हो? मैं देखा, आज मैं गया था कहाँ पे, रावण कुंड। कहाँ गया था? रावण कुंड। 11,75,000 की परियोजना बनाई है वहां पे, छोटा सा बांध। कितने की? 11,75,000 की। और मेरी आंखों ने देखते ही सर्वे कर लिया कि यहाँ तो 2.5 लाख रुपए लगा। क्या लगा है? 2.5 लाख। तो ये SDM साहब, ये CO साहब क्या घोड़ा बेच के सोने के लिए है? क्या ये AC कार्यालय में मात्र AC की हवा खाने के लिए है? हम जो है GST के माध्यम से इस देश की संचित निधि में पैसा जमा करते हैं कि नहीं? करते हैं। रेवेन्यू टैक्स के माध्यम से हम इनको पैसा जमा करके पेमेंट देते हैं, गाड़ी देते हैं और उस पर डीजल भी देते हैं और इनको ज्यादा काम न करना पड़े करके नौकर की व्यवस्था भी करके देते हैं। लेकिन ये हमारा कोई काम करते नहीं है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? लगेगी मिर्ची, मेरे को मालूम है। अच्छा लगे तो ठीक है और बुरा लगे तो भी ठीक। कायदा ही आओ बैठे रहे खस्ता से वहां पे खड़े आके ज्यादा लड़ा मार ले। ठीक है? ठीक है। तो इनको अधिकार चाहिए और हमको भी हमारे क्या चाहिए? अधिकार चाहिए। हमारे पास में इतना समय नहीं है, अभी कटाई का मौसम चल रहा है। यदि हमारी धान हम अच्छे से नहीं काट पाएंगे, हमारी फसल हम अच्छे से नहीं काट पाएंगे, तो ये AC में बैठे वाले को क्या खिलाएंगे? हमको इनकी चिंता है, इसीलिए हम खेत में काम करते हैं और ये हमारे खेत को डुबाने के लिए ही तैयार हो जाते हैं। अरे तुमको बांध बनाना है, जो हम बोलते हैं ये शेखपुरा जो विकास खंड दिख रहा है, यहाँ पे मात्र लोग रहते हैं, खेती नहीं करते हैं। ये शेखपुरा में ही जो है गड्ढा खोद के यहीं पे बांध बना दो, हम अपनी 1-1 एकड़ जमीन देकर इनको बसा देंगे।
क्योंकि यहाँ पे ना पानी, छत में कहाँ खेती करेंगे। खाने के लिए अनाज चाहिए ना। कोरोना में देखे हो कि नहीं, बगैर अनाज के जीवन कैसा हो गया था। थे ना सबके पास पैसा, तो क्या पैसा जिंदा रख दिया? नहीं, जीने के लिए अनाज चाहिए और अनाज उगाने के लिए चाहिए जमीन। अब दूसरी मुद्दे की बात, एक वृंदा ग्रुप जजमेंट है, दूसरा है सत्यनारायण बनाम भारत सरकार, तीसरा है न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत का निर्णय 2013। इस पे बोलता है आदिवासियों का विस्थापन केवल तब किया जा सकता है जब उनके अधिकारों को पूरी तरह से सम्मान किया जाए। क्या बोल रहा है? आदिवासियों का विस्थापन तब किया जा सकता है जब उनके अधिकारों का पूर्ण तरीके से सम्मान किया जाए। तो कहाँ अधिकारों का सम्मान कर रहे? हम तो रोड में आके बैठ गए। बैठे कि नहीं? बैठ गए ना। तो ये क्या बोल रहा? जजमेंट बोल रहा है। दिखा दो, पढ़ा दो। नहीं पढ़े लिखे हैं तो मैं इंग्लिश में ही बोल दूंगा। गुजरात उच्च न्यायालय का निर्णय है, बिना उचित प्रक्रिया के किसी भी आदिवासी को उसकी जमीन से नहीं हटाया जा सकता। पढ़ाओ, अनपढ़ है तो मेरे पास भेजो। मैं गोठुल में बैठता हूँ कभी कभी, तो मैं गोठुल में पढ़ाऊंगा प्रकृति के ज्ञान को, नैसर्गिक ज्ञान को, भारतीय संविधान को पढ़ाऊंगा। इतने तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, जो हमारे आदिम जनजाति भाइयों के विकास के लिए, उनकी जल जंगल जमीन को रक्षा करने के लिए, उनके राइट्स को क्या है संरक्षित करने के लिए जो कानून बनाए हैं, उन कानून को मैं गोठुल में पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। नहीं पढ़ाऊंगा, कोई फीस भी नहीं दूंगा। चाहे कलेक्टर आ जाए मेरी क्लास में, चाहे एसडीएम आ जाए मेरी क्लास में, चाहे तहसीलदार आ जाए मेरी क्लास में, चाहे पटवारी आ जाए मेरी क्लास में, चाहे आरआई आए मेरी क्लास में, मैं सबको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा कि रूल्स रेगुलेशंस बाय ट्राइबल ऑफ इंडिया। वी आर ओनर ऑफ दिस लैंड, नॉट द वर्कर ऑफ दिस लैंड। वी आर ओनर ऑफ दिस लैंड। हम मालिक हैं इस जमीन के। वी आर ओनर ऑफ दिस कंट्री, वी आर ओनर ऑफ दिस कम्युनिटी। इस समाज के हम मालिक हैं। क्या है? मालिक हैं। यदि हम खेती नहीं करते तो क्या जीतेंगे? कैसे जीते? तो हम दुनिया को पालने वाले, इसीलिए मालिक बोलते हैं गर्व से कि हम मालिक हैं। बोलो, हम मालिक है, हम मालिक है। मालिक है तो मालिक बोलने में क्या है? लेकिन इन मालिकों को भिखारी बना दिया। फ्री का राशन, फ्री का भाषण है और फ्री का किसान सम्मान निधि। क्या कभी हम आदिवासी भाइयों किसानों ने कोई फ्री का सम्मान निधि मांगा था क्या? नहीं, कभी नहीं। फ्री का राशन कोई मांगा था क्या? नहीं। अब हम भी बोलते हैं दे रहे हो तो दे दो, कौन से तुम्हारे बाप का जा रहा है। लेकिन नहीं, वो हमारे ही जेब का पैसा है। इस चीज को समझना पड़ेगा। फ्री का देना है तो हमारे ये साधु महात्मा बाबाओं को दो फ्री का। ले जा लो इनको, एसी रूम में बैठा लो, कछु ज्ञान देते हैं फोकट में। काय बाबा सही ना? हाँ, काय के लिए बाबा को जो भूखा मार दो इनको खाने पीने के लिए, राशन से लेके भाषण से लेके सब सुनाओ। लेकिन मालिक के सामने में दादागिरी अब किसी की नहीं चलेगी। मालिक के सामने किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। मालिक के सामने किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 2021, सभी प्रकार के विकास कार्यों में आदिवासी समुदाय की सहमति आवश्यक है। कोई भी विकास कार्य बना रहे हो तो उस पे अनुसूचित जनजाति भाइयों की क्या चाहिए? सहमति चाहिए। और ग्राम सभा की सहमति, ये तो पंचायत सभा कर लेते हैं। एक गांव से 40 लोग को बुलाए, दूसरी गांव से 40 लोग को बुलाए, तीसरी गांव से 40 लोग को बुलाए, चौथे गांव से 40 लोग को बुलाए, पांचवें गांव से 40 लोग को बुलाए और बैठाल के पंचायत में इन्होंने निर्णय पास कर दिया कि फलाने गांव की इतनी जमीन को हम क्या करते हैं? विस्थापित में देते हैं। अरे बंद करो ये चूतिया बनाना तुम्हारे, बंद करो ये असंवैधानिक बातें करना हमारे गांव में, क्योंकि हम आप
जाग चुके हैं। क्या हो चुके हैं? जाग चुके हैं। अब हम जाग चुके हैं। दोनों हाथ खड़ा करके अब हम जाग चुके हैं। अब हम जाग चुके हैं। अब हम जाग चुके हैं। तो हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, अरे हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख तो मांगते। अधिकार की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ही हमारे अधिकार को जान रहा है। फिर इसके बाद में अब ये पंचायत की सभा करते हैं और निर्णय पास कर देते हैं। अरे जो देश का कानून है पंचायत अधिनियम भाग 9, कितना? भाग 9। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, दिखा भी देता हूँ। बताओ ये क्या है? पंचायत अधिनियम भाग 9। भाग 9 की धारा क्या बोलती है? क्या बोल रही है? 243 बोल रहा है इस भाग का कतिपय क्षेत्रों का लागू न होना। इस भाग की कोई भी बात अनुच्छेद 244 के खंड 1 में निर्देश अनुसूचित क्षेत्रों और उसके खंड 2 में निर्देश जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होती है। तो तुम्हारे पंचायत की कोई भी बात हमारे जनजाति क्षेत्र की ग्राम सभा में लागू नहीं होती है। नहीं होती है। ये कौन बोलता है? संविधान बोलता है। तो तुम संविधान से बड़े हो क्या? यदि तुम कलेक्टर बने हो तो संविधान से बने हो, यदि तुम एसडीएम बने हो तो संविधान से बने हो, यदि तुम राष्ट्रपति भी बने हो तो संविधान से बने हो, यदि तुम राज्यपाल भी बने हो तो संविधान से बने हो, यदि तुम सरपंच भी बने हो तो संविधान से बने हो, यदि तहसीलदार भी देख रहे हैं तो वो भी संविधान से बने हैं, यदि एसडीएम देख रहे हैं तो वो भी संविधान से बने हैं। तो विधायक से लेके सांसद, चपरासी से लेके अधिकारी संविधान के द्वारा बने। किसके द्वारा बने हैं? तो वही संविधान हमको अधिकार देता है। क्या देता है? अधिकार देता है। ठीक है, अधिकार हमारे जीने का। बोलो जरा, क्या देता है? अधिकार देता है। बोलो, अधिकार हमारे जीने का, चढ़कर हमारे जीने का। अरे हक से लेंगे तुमसे अब, हक से लेंगे तुमसे अब। अधिकार हमारे जीने का, हमारे जीने का। हक से लेंगे तुमसे अब, हक से लेंगे तुमसे अब। अधिकार हमारे जीने का, हमारे जीने का। हक से लेंगे तुमसे अब। हक से लेंगे तुमसे अब। यदि नहीं देखो तो छीन भी नहीं। हाँ, कभी छीनने की बात नहीं करूंगा, नहीं तो वैसे डर के भाग जाएंगे। राधे श्याम कपूर तो वैसे जो है। ठीक है, तो ये संविधान है। क्या है? संविधान। संविधान का मतलब होता है एक विधान एक कानून। क्या होता है? एक विधान एक विधान एक कानून। ये नहीं कि आरएसएस के लिए, हिंदू लोगों के लिए अलग कानून, राम मंदिर बना दो और यहाँ से हमारी खेरोदाई को जा दो। नहीं। दूसरी चीज, पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा। कौन सी ग्राम सभा? पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा। तो ये पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा जो है हमको कुछ अधिकार देती है। उस अधिकारों को समझना है। तो ये बोलती है, अभी देखो तुमको पढ़ के बता रहा हूँ रे भाई, अब मेरे को मत बोलना कि नहीं पढ़ा हूँ। ठीक है, क्या बोलती है? मूल अधिकारों से असंगत या अनकल्पीकरण करने वाली विधियां। इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्रों में प्रबद्ध सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंध से असंगत हैं। पढ़ाओ उनको जो बड़े बड़े पढ़े लिखे बोलते हैं, जो लेटरल एंट्री से जो है क्या बनते हैं, आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं और तमाम तरह की योजनाएं हमारे आदिवासी क्षेत्र में हमारे सर पे लादते हैं। उनको बोलो कि असंगत अल्पीकरण बंद करने वाली विधियों का मतलब होता है जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को नहीं बना था, उससे पहले हमारे जनजातियों के अधिकार थे। क्या थे? अधिकार थे, हमारे कानून थे, हमारी रूढ़ी प्रथा थी, हमारे रेला पाटा थे, हमारे बावन पट्टू थे, हमारे नार की व्यवस्था थी, हमारे नार के कानूनी व्यवस्था थी, जिसे हम मुकद्दम, भूमिका और
मुठवा बोला करते थे, मुठवा भूमिका मुकद्दम बोला करते थे, और इसके साथ में 5 संयुक्त सियान हुआ करते थे। ये बड़ी बड़ी समस्याओं को गांव में क्या कर देते थे, सुलझा दिया। इन्होंने बताया इस गांव की मेड़ कहाँ से होगी, जहाँ से आज पटवारी चांदा रखता है और हमारी जमीनों को नापता है, वो चांदा का सिस्टम भी हमारे पुरखों ने उनको दिया है। हमारे गांव की खेरोदाई बताती है कि ये सेंटर पॉइंट है। जिस तरह से कलेक्टर का जो है 0 पॉइंट माइलेज चालू होता है और डिंडोरी जिला जहाँ से चालू होता है बॉर्डर से, वहाँ से इतने किलोमीटर तक का डिंडोरी जिले का क्या है केंद्र बिंदु है, तो वो कलेक्टर से पता चलता है। वो सिस्टम भी हमारे जनजाति भाइयों ने दिया है। वो बताते हैं कि गांव की खेरोदाई से नाप लो तुम मेड़ को इधर से, नाप लो तुम मेड़ को इधर से, नाप लो तुम मेड़ को इधर से, तो क्या निकलेगी, इक्वल निकलेगी। क्या निकलेगी, इक्वल निकलेगी। वहीं से हमारे पटवारी चांदा रख के जो है जमीनों का बटान करते। तो वो संस्कृति वो सभ्यता को छोड़ के हम कैसे जाएंगे। और रही दूसरी बात, चलो भाई देश के विकास में मैं जमीन दे देता हूँ, ठीक है, देश के विकास में मैं जमीन दे देता हूँ। हम जमीन देने के लिए तैयार है कि नहीं, हाँ बोल दो, तैयार है ना, तैयार। लेकिन वो जमीन के मालिक हम नहीं हैं। वो जमीन हमारे पुरखों की है। किसकी है, वो जमीन हमारे पुरखों की है। मात्र वो जमीन हमको हस्तांतरित हुई है कि हम उस पर कमाएं और खाएं और बाद में हमारे बच्चों को ट्रांसफर कर दे। यदि तुमको जमीन अधिग्रहण करना है तो लगाओ यहाँ पे कौन सा यज्ञ बोलते हैं, अश्वमेव यज्ञ लगाओ, और जो है सब लोग यज्ञ करो। जितने भी विधायक सांसद मंत्री हैं, जितने भी इंजीनियर कलेक्टर हैं SDM हैं, वहाँ पे स्वाहा स्वाहा करो और स्वर्ग में जाओ, हमारे पुरखों से साइन करा के लाओ और हमारी बात करा के लाओ। वो बोल देंगे कि बेटा ठीक है, ये जमीन जो है मैं बांध बनाने के लिए देता हूँ, तो मैं स्वायत्ता से देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो जमीन हमारी नहीं है, जमीन हमारे पुरखों की है। उस पे वसीयत है, दादा के दादा, दादा के दादा, दादा के दादा, परदादा के दादा, परदादा के दादा, उन्होंने कमाई हुई है। मेरे हाथ पैर नहीं चलते हैं, मैंने अभी तक कोई जमीन नहीं बनाई है बाप, इसीलिए मैं जमीन देने का अधिकारी नहीं हूँ। यदि आपको मुआवजा देना है तो कहाँ चले जाओ, स्वर्ग में चले जाओ। बड़े बड़े पंडित ब्राह्मण है, शंकराचार्य हैं, ये वेदी बनी है, उनको बोलो कि स्वाहा स्वाहा वहाँ से मिल के आओ और साइन करा के हमारी बात करा देना, हम जमीन देने के लिए बोल सकते हो ऐसा? अरे नहीं बोल सकते तो राधे श्याम ककोड़िया को खड़ा कर देना, हम बात कर लेंगे, ठीक है, लेकिन पीछे तुमको खड़ा